अगर आप आज का व्लॉग ध्यान से सुनेंगे और उसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीनों में आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से मास्टर या पीएचडी कर रहे होंगे। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था, और क्योंकि हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी थीम को कंटिन्यू करते हुए मैं आज भी स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज हम इन जनरल स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को एग्जैक्टली फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो आई अश्योर यू विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे मास्टर्स या पीएचडी कर रहे होंगे। इट्स दैट सिंपल। स्कॉलरशिप पे पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। आप पढ़ रहे होते हैं, लोग उस पढ़ने के आपको पैसे दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे ट्रैवल कर सकते हैं, इंटरनेशनल कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल फूड को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और तो और आपके बड़े अच्छे इंटरनेशनल दोस्त भी बन जाते हैं। तो अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है तो इंटरनेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स इज़ द वे टू गो फॉर अ स्टूडेंट। In order to explain this concept of international student scholarships for masters and PhD, let's take an example of Pakistan Super League. पाकिस्तान सुपर लीग आजकल ज़ोरों शोरों से जारी है, सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो उसको एज एग्जाम्पल यूज़ करना आसान है। तो PSL में लेट्स एज्यूम कि आप एक प्लेयर हैं, और एज अ PSL प्लेयर आपके पास एक किट बैग होगा। उसमें आपका ज़रूरी स्पोर्ट्स का सामान होगा, बैट होगा, बॉल होगी, पैड, ग्लव्स, हेलमेट, इस तरह की चीज़ें होंगी। उस बैग को लेके आप डिफरेंट ग्राउंड्स में जाएंगे, लाहौर स्टेडियम, कराची स्टेडियम, मुल्तान स्टेडियम में। तो वो सारे डिफरेंट जो स्टेडियम्स हैं वो आपको डिफरेंट कंडीशंस से टेस्ट करेंगे। कहीं पे पिच डिफरेंट होगी, कहीं पे हवा में नमी होगी, कहीं पे ड्यू फैक्टर होगा। तो ये सारी बातें आपको डिफरेंट ग्राउंड्स में मिलेंगी। इन सब के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने किट बैग में जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हुए इन डिफरेंट ग्राउंड्स में मल्टीपल टाइम्स मैचेस खेलने हैं। मल्टीपल टाइम आपने अपने आप को टेस्ट करना है अगेंस्ट डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशंस। और अगर आप इस चीज़ को इनफ टाइम सक्सेसफुली या विद इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस रिपीट कर सकेंगे तो फाइनली आप एक PSL चैम्पियन या फिर इन दिस रिगार्ड आप एक स्कॉलरशिप विनर बन जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द बैग। जो आपका बैग है PSL प्लेयर के तौर पे तो उसमें तो बैट, बॉल, ग्लव्स, हेलमेट वगैरह होगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके बैग में आपकी CV होगी, आपका मोटिवेशन लेटर होगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होगा, आपका आर्ट्स का स्कोर होगा, और तो और कुछ लोगों के पास पब्लिकेशंस भी होती हैं, तो वो भी आपके बैग के अंदर काउंट होंगी। इसके अलावा आपके उस बैग में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट होगा, ID कार्ड होगा, आपकी प्रीवियस जो डिप्लोमाज या डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड फॉर्म में होंगी ना। ये है आपका बैग। अब इस बैग को आप जितना अच्छा मेंटेन रख सकते हैं, जितना अच्छा अपडेटेड रख सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा। यानी कि आप जैसे प्लेयर के बैग में हर वक्त फटे हुए ग्लव्स नहीं होंगे, अच्छे ग्लव्स होंगे, अच्छे पैड्स होंगे, एक परफेक्ट हेलमेट होगा जिसमें कोई ढीला स्क्रू वगैरह नहीं होगा। वैसे ही आपके इस बैग में कोई भी आपकी CV जो है वो आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। उसमें इसी तरह से आपका जो आइल्स का स्कोर है वो अपडेटेड होना चाहिए, एक्सपायर होने वाला नहीं होना चाहिए। आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट जो है उसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट, या उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपने बेसिकली अपने बैग को नीटली ऑर्गेनाइज करना है और उसको वेल मेंटेन रखना है, अपडेटेड रखना है फॉर योर performance. Now, the second element is of universities. So, universities is just like different grounds. So, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, डिफरेंट कंडीशंस होंगी। तो आपकी जो PSL की एनालॉजी है उसके मुताबिक डिफरेंट ग्राउंड्स में खेलने के लिए आपको डिफरेंट तरह से अडॉप्ट करना है, मॉडिफाई करना है अपने बैग को, अपने इक्विपमेंट को और अपनी परफॉर्मेंस को। अच्छा जी, अब जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात बताने लगा हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करते हैं या इसको अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपको
लगता है कि आप वेल क्वालिफाइड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में या बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के शौक़ में या उस प्रोसेस में आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई ही नहीं करते, ये सोच के कि नहीं ये उस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र नहीं है या उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम राइज हो जाता है कि आप अपने लिए नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से लिमिट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मेरी जो सीक्रेट सॉस है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, वो बड़ी सिंपल सी है और मैंने बहुत कम लोगों को ये देखा है कि वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। वो ये है कि आपने क्वालिटी और क्वांटिटी को, जिसे कहते हैं ना कि एक परफेक्ट मिक्स की तरह इस्तेमाल करना है, मिक्स करके आपने हायर क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ को भी करना है लेकिन हायर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करना है। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस परफेक्ट मिक्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो मेरा फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है। आप अपनी पसंद के 10 कंट्रीज़ चूज़ करें, 10 कंट्रीज़ जहाँ पे आप जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं। कोशिश करें कि अक्रॉस द ग्लोब आप सिलेक्शन कर सकें, कुछ यूरोप से, कुछ यूएसए, कुछ कनाडा, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया डाल लें, थोड़ा सा जापान और साउथ कोरिया डाल लें। साउथ अफ्रीका इज़ आल्सो गुड ऑप्शन। तो आप इस तरह से 10 डेस्टिनेशंस चूज़ करें। अब आपने इन 10 डेस्टिनेशंस में हर डेस्टिनेशन के लिए 10-10 यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है। तो इससे जो आपका टारगेट यूनिवर्सिटीज़ का जो पूल बन जाएगा वो 100 यूनिवर्सिटीज़ का पूल बन जाएगा और दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। और मैं जितने भी दोस्तों को जानता हूँ जिन लोगों ने भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया है, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने 100 एप्लीकेशंस दी हों और वो सिलेक्ट ना हुआ हो। मैं खुद एक एग्जांपल अपनी देता हूँ कि मैंने बहुत सारा टाइम जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में गुजारा है, तकरीबन 2 साल गुजारे हैं। लेकिन मेरी भी जो किस्मत जाग उठी थी या आई गॉट लकी, वो भी अराउंड 30 से 40 के नंबर में था कि मैं 30+ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुका था, अंडर 40 था तो मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हो गई थी। नाउ टू मेक दिस लिस्ट ऑफ 100 यूनिवर्सिटीज़, इसको आपने प्रॉपर क्यूरेट करना है। क्यूरेट कैसे करना है, आपने इसको एनोटेट कैसे करना है, वैसे करना है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, वहाँ पे हर पेज के ऊपर सेंटर में टाइटल डालना है उस कंट्री का। लेट्स से साउथ ऑफ कोरिया की बात करते हैं हम, कि साउथ कोरिया का एक पेज है, उस पर आपने एक टेबल बनाना है। टेबल के पहले कॉलम में होगा यूनिवर्सिटी का नाम, सेकंड कॉलम में उस यूनिवर्सिटी का यूआरएल लिंक होगा, थर्ड कॉलम आप बनाएं कि उसकी एप्लीकेशन डेट्स कब से ओपन हो रही हैं और कब से क्लोज हो रही हैं, ताकि आपके पास एक विंडो हो, आपको पता हो कि कब आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेज में हमेशा लोग जिसे कहते हैं ना पैनिक कर जाते हैं और कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो आपके पास पहले से डेट्स वगैरह होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम में आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख लें कि जी इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, क्या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है, क्या प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप है, क्या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है कि नहीं है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि एक और कॉलम क्रिएट करें जहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर्स, जहाँ पे आप जिन लैब्स में जाके काम करना चाहते हैं, उनके नाम, उनके ईमेल, और अगर उस लैब का वेब पेज एग्जिस्ट करता है तो वो भी वहाँ पे जॉट डाउन कर सकते हैं। एक और बात वो ये कि जब आप स्कॉलरशिप ये पॉपुलेट कर रहे होंगे अपनी लिस्ट को, तो जो लास्ट कॉलम जो मैंने बताया जहाँ पे आप प्रोफेसर की डिटेल्स लिखेंगे, तो कोशिश करें कि ऑलवेज़ यूज़ प्रोफेसर का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, हमेशा उसका ऑफिशियल। बहुत सारे प्रोफेसर्स अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं लेकिन वो ऑलवेज़ हमेशा चेक करते हैं अपना ऑफिशियल एड्रेस। अब आपका जो बैग है बेसिकली वो कंप्लीट है, आपके सीवी अपडेटेड, आपका रिसर्च प्रपोजल रेडी है, आपका मोटिवेशन लेटर रेडी है, आपके आर्ट्स का स्कोर आपके हैंड्स में है, आपको जो रेफरेंस लेटर्स चाहिए वो आपके पास हैं। बेसिकली आपका किट बैग फुली इक्विप्ड है और फुली अपडेटेड है। सेकेंडली, आपने अपने ग्राउंड्स, स्टेडियम्स, अपनी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर लिए हैं कहाँ कहाँ पे आप अपनी स्किल्स को टेस्ट करेंगे। Now, the third stage is that to actually perform या actually test yourself against those conditions या against those parameters। उसमें होता है कि जो आपने अभी लिस्ट बनाई है उसमें आपकी एक कॉलम में आपने लिखा था कि एप्लीकेशन डेट्स कब से ओपन हो रही हैं और कब क्लोज हो रही हैं। जैसे ही एप्लीकेशन डेट ओपन होती है कोशिश करें कि आप अर्ली वीक में या पहले या दूसरे वीक के अंदर अंदर ही अप्लाई करते हैं। जितना लेट अप्लाई करेंगे उतनी आपके लिए परेशानी बढ़ेगी
उतने ही आप स्ट्रेस होंगे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑन डेट पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अप्लाई करने लगते हैं तो वो एक ही सीवी उठाते हैं और वो सबको वही भेज देते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने अपनी सीवी भेजी होती है, उस पर लिखा होता है डियर प्रोफेसर निक, और जिसको भेजी होती है वो प्रोफेसर निक नहीं होता, वो हो सकता है प्रोफेसर थॉमस वो हो सकता है प्रोफेसर लिली हो, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है डियर प्रोफेसर निक या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर निक। तो ये हरकत ना करें। आप हर एप्लीकेशन को थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा वक्त दें, उसको क्यूरेट करें, उस यूनिवर्सिटी और उस प्रोफेसर के लिहाज से उसको मॉडिफाई करें, अडॉप्ट करें। तो उसके लिए आपको, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने लगें तो उससे पहले एक दफ़ा उसको प्रूफ रीड ज़रूर कर लें कि हम किसको भेज रहे हैं, क्या उसी का नाम लिखा हुआ है और क्या सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं कि नहीं हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे एक अच्छा प्लेयर कंडीशंस और मैच की सिचुएशन को देख के अपनी प्लेइंग स्टाइल को अडॉप्ट करता है। आपने भी यूनिवर्सिटी को, प्रोफेसर को, लैब को, स्कॉलरशिप को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप को अडॉप्ट करना है और अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपने प्लेइंग स्टाइल को, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को। पहली एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं एंड यू गेट सिलेक्टेड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं। आपके पास टोटल 100 थी, उनमें से एक में सिलेक्ट नहीं हुए, 99 अभी भी पॉसिबल हैं, पॉसिबल ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो रिलैक्स, टेंशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने, जिसे कहते हैं, नज़र में रखनी है, जिसके ऊपर अपनी फोकस करना है, वो ये है कि आपकी जो पहली रिजेक्शन है, कोशिश करें टू आइडेंटिफाई द रीज़न कि वो क्यों हुई है। कोई भी रीज़न हो सकती है, आपकी सीवी ठीक नहीं थी, आपका रिसर्च प्रपोजल ठीक नहीं था, आपका मोटिवेशन लेटर ठीक नहीं था, आपका आइल्स का स्कोर ठीक नहीं था। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, ये सारे वो की एरियाज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको स्लो डाउन कर रहे होंगे या फिर आपको सिलेक्शन में रोक रहे होंगे। तो आपने हर एप्लीकेशन में कोशिश करना है कि आप हर रिजेक्शन में, हर जो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होगी उसमें कोशिश करें कि वो वाला एरिया आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये वाली जो रीज़न थी ना, इस वजह से नहीं हो सका, और अगली एप्लीकेशन में उसको इम्प्रूव करें। तो इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप हर एप्लीकेशन के बाद एक की फैक्टर या एक की एलिमेंट इम्प्रूव कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, तो आफ्टर 50 एप्लीकेशंस आपकी जो 51st एप्लीकेशन होगी वो 50 टाइम्स बेटर होगी एज कंपेयर टू योर फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ आई एम वेरी श्योर कि 50 टाइम्स आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली 10-15 इम्प्रूवमेंट्स के बाद आपको ज़रूर कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन ये सारी बातें तो होगी कि जी आपका बैग रेडी है, आपने अपने आप को अडॉप्ट कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको ऑन द साइड लाइन्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपने कोशिश करनी है कि 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसे कहते हैं ना कि मैक्सिमम पोटेंशियल उसका यूज़ कर सकें। नंबर 1 इज़ लिंक्डइन एंड नंबर 2 इज़ ट्विटर। अपना प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो करें। आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट लैब्स को फॉलो करें, उस यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करें, उस प्रोफेसर को फॉलो करें जो उस फील्ड में काम कर रहा है। उससे ये होगा कि वो जब भी कोई चीज़ पोस्ट करेंगे तो आप एट रियल टाइम में अपडेट हो रहे होंगे, एट द सेम टाइम कि क्या नए ट्रेंड्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स या क्या सॉल्यूशंस दे आर लुकिंग फॉर। इस सोशल नेटवर्क का आपको एक और भी फ़ायदा हो सकता है, वो ये कि बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारी फंडिंग्स जो हैं वो कई दफ़ा स्कॉलरशिप नेटवर्क्स या स्कॉलरशिप पोर्टल्स पे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही अवेलेबल होती हैं वो उसी वक्त फुलफ़िल हो जाती हैं, और ये फुलफ़िल वही सोशल नेट, ये जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, ये यहीं से फिल हो जाती हैं। तो लेट्स से कि अगर आपको कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिफोर इट इज़ पब्लिश समवेयर, वो अपने ही नेटवर्क में देखते हैं कि हमारे कोई जानने वाला या हमारा कोई जो हमारा जो पीयर है या हमारे जो प्रोफेशनल नेटवर्क में से कोई बंदा है जो ये काम करना चाहे, तो वो उसको फर्स्ट ऑफर जाती है। तो इसलिए ये जो इसलिए जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। बहुत सारी हिडन, अनपब्लिश्ड और जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड पोजीशंस होती हैं जो कि आप लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू अवेल कर सकते हैं विदाउट इवन गोइंग टू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, विदाउट इवन सेंडिंग अ सीवी टू प्रोफेसर। और फाइनल पॉइंट ये है कि इस प्रोफेशनल नेटवर्क का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
तो लेट्स एक यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन, वो रिजेक्ट हो गई है, आप पता करना चाहते हैं कि वो क्यों रिजेक्ट हो गया, तो शायद यूनिवर्सिटी वाले आपको जवाब ना दें। लेकिन अगर आपने उसी यूनिवर्सिटी से किसी को ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है, लिंक्डइन पे कनेक्शन है आपका उसके साथ, तो आप उसको अपनी एप्लीकेशन की एक कॉपी भेजें और उससे पूछें कि भाई हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस। तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आपको वो बंदा रिस्पॉन्स कर सके। तो आप उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, या उसको इम्प्रूव करके कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से मिल सकता है। अच्छा जी, अगर आप साउथ कोरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं एज योर ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, तो आपका भाई इंस्टाग्राम पे मशवरे देता है कि कैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और फॉलो